हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज अपने चैनल के ऊपर दोबारा से जो हूँ फैंटास्टिक फोर की जोनाथन हिकमैन वाली सीरीज़ को स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ। अब इस सीरीज़ को मैं ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर स्टार्ट कर चुका हूँ और पिछले 2 दफ़ा मैं इसको शेयर कर चुका हूँ, जिसके अंदर हम तकरीबन इसके 10 से 12 इशूज़ को अब तक कवर कर चुके हैं। और इस पूरी की पूरी स्टोरी के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से फ्रैंकलिन रिचर्ड जो है उसके फ्यूचर सेल्फ जो है वो उसके फ्यूचर से उसके पास आता है और उसकी पावर्स को दोबारा से जगाना शुरू कर देता है। और उसी तरह हमारे पास यहाँ पे 2 तरह की कहानी चल रही है, जहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 4 अलग अलग स्टोरीज चल रही हैं। जिसके अलावा हमने यहाँ पे साथ में ये भी देखा कि किस तरीके से फ्यूचर के अंदर सब कुछ खत्म हो रहा है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है और फ्रैंकलिन रिचर्ड और वेलेरिया जो है वो पास्ट के अंदर अपने पेरेंट्स, अपने बहन भाई और अपने आप को समझाने के लिए आते हैं कि किस तरीके से उनको कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जिसके जरिए उनका फ्यूचर सेव हो सके, वरना वो सारे के सारे लोग फ्यूचर में जिंदा नहीं रहने वाले हैं। तो यही सारी की सारी स्टोरी आज के हमारी इस पूरी के पूरे इश्यूज़ के अंदर कंटिन्यू होगी जोनाथन हिकमैन के, और अब हम देखेंगे कि बेसिकली हमारी स्टोरी यहाँ से आगे कहाँ बढ़ती है। सो गाइस, आज के इस पूरे के पूरे स्टोरी आर्क को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप डेली बेसिस के ऊपर इसके सारे एपिसोड्स एंजॉय कर सकें। क्योंकि इस पूरी की पूरी स्टोरी आर्क के अंदर एक फैंटास्टिक फोर के मेंबर की डेथ होने वाली है। अब वो मेंबर कौन होने वाला है वो मैं आपको स्पॉइल नहीं करूंगा, और मैं चाहता हूँ कि आप इस पूरी की पूरी सीरीज़ को एंजॉय करें। और जब वो डेथ होगी तो सच में वो एक बहुत ही बड़ा इंपैक्ट डालेगी पूरे के पूरे मार्वल कॉमिक्स के ऊपर और साथ साथ फैंटास्टिक फोर की टीम के ऊपर। सो गाइस, चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है द न्यूट्रल जोन से, जो कि दरअसल वो टेरिटरी है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स और फॉरएवर सिटी के बीच में है। अब जैसा कि आपको याद होगा ही कि एक तरह की फॉरएवर सिटी इन लोगों ने डिस्कवर करी थी, जो कि हाई एवोल्यूशनरी की एक सिटी है, जो कि काफ़ी टाइम से अर्थ के नीचे छुपी हुई थी और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे अजीबोगरीब लोग रह रहे थे। तो हम देखते हैं कि बेसिकली मिस्टर फैंटास्टिक उसी सिटी के अंदर आके यहाँ पे उन लोगों से लड़ाई वगैरह कर रहे हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ के खतरनाक किस्म के जो बंदर जैसे दिखने वाले लोग हैं वो मिस्टर फैंटास्टिक और उसकी पूरी की पूरी टीम के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं कि सूजन स्टॉर्म बोलती है, मुझे लगता है कि आज रात हम लोग डिनर के लिए लेट होने वाले हैं। और इसी तरह हम लोग यहाँ से बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर शिफ्ट होते हैं, जो कि फैंटास्टिक फोर का घर है। और हम देखते हैं कि बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर जैसा कि फैंटास्टिक फोर तो इस वक्त मौजूद नहीं है, तो वेलेरिया रिचर्ड्स को हम देखते हैं कि वो बेसिकली अपनी यहाँ पे कहीं जाने की तैयारी कर रही है। अपने बैग के अंदर रस्सी वगैरह को रखती है जो कि उसके काम आ सकती है, और उसको लेते हुए वो सीधा एक डक के अंदर घुसती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वेलेरिया वहाँ पे उस पूरे के पूरे डक को जब पार कर रही होती है तो अचानक उस डक के अंदर एक तरह का लेजर सिस्टम लगा हुआ होता है। और वहीं से वेलेरिया बोलती है, रियली डैड, क्या आप वाकई में इस चीज़ को सिक्योरिटी कहते हैं? मेरे ख्याल से आपको सिक्योरिटी का एक बहुत ही बड़े अपग्रेड की ज़रूरत है, क्योंकि इसको तो मैं नींद में चलते हुए भी खोल सकती हूँ। ऑल राइट डैड, अब देखते हैं कि आखिरकार आपने यहाँ पे ऐसा छुपा के क्या रखा हुआ है। तो हम देखते हैं कि बेसिकली वेलेरिया रिचर्ड्स यहाँ पे अपनी रस्सी का इस्तेमाल करते हुए उस डक से नीचे उतरती है, और हम देखते हैं कि वो कहीं और नहीं बल्कि रीड रिचर्ड के सीक्रेट लैब के अंदर पहुंच गई है। ये वो लैब है दरअसल जिसके अंदर मिस्टर फैंटास्टिक सूजन स्टॉर्म तक को आने नहीं देते हैं, और जब वो अंदर जाते हैं तो सारे दरवाजे, सारी खिड़कियां बंद कर देते हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता कि वो अंदर क्या करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वेलेरिया जैसे ही यहाँ पे आके खड़ी होती है तो नीचे से एक मशीन ऑन होती है और वो उसको एनालाइज करना शुरू कर देती है। लेकिन जैसा कि उसके अंदर मिस्टर फैंटास्टिक का डीएनए मौजूद है, तो वो मशीन उनके डीएनए से मैच करके ऑन कर जाती है। और इसे वेलेरिया बोलती है, ओके, तो ये हुई ना डैड वाली बात, चलो मेरे लिए ये काम आसान हो गया, ये तो अच्छी बात है। वो आखिरकार ये क्या चीज़ है? और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे रीड रिचर्ड का एक होलोग्राम आता और कहता है, वर्क लॉक इनिशियलाइज्ड, आपके सिक्योरिटी को आज सर्च करना चाहते हैं। तो वहीं से वेलेरिया बोलती है कि मुझे इस चीज़ के बारे में बताओ कि ये क्या है। और हम देखते हैं कि वो वहाँ पे ब्रिज के सामने खड़ी होती है, और वहीं से मिस्टर फैंटास्टिक का होलोग्राम बोलता है कि आज अगस्त 8 है और मैंने जो है रीबिल्ड कर लिया है दोबारा से ब्रिज को, सिर्फ इसी होप के अंदर कि मैं उन सारे के सारे सवालों के जवाब को हासिल कर सकूं, उन सारी की सारी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं जो कि मैं अपनी इस दुनिया के अंदर कर नहीं पा रहा हूं। शायद इसके जरिए मुझे वो जवाब मिल सकें जो कि इस दुनिया के अंदर मुझे ना मिल सकें। लेकिन तुमने इनकी सारी की सारी कंटीजेंसीज के बारे में क्या प्लान किया है? क्या तुम इस बारे में गारंटी ले सकते हो कि तुम एक सोसाइटी को एवोल्यूशन की तरफ ले जाना चाहते हो और वो बिल्कुल कामली तुम्हारी हर एक बात को सुनेगी और कोई भगदड़ वगैरह नहीं मचेगी? इन शॉर्ट, आखिरकार तुम हर चीज़ को सॉल्व कैसे करने वाले हो? आज अगस्त 12 है और सक्सेसफुली मैंने एक कॉन्टैक्ट बना लिया है एक पैन डायमेंशनल ग्रुप से, जो अपने आप को द काउंसिल के नाम से बुलाता है, जो कि कॉम्प्रोमाइज़ करता है मेरे ही अपने वर्जन से, जो कि दूसरी अलग अलग पैरेलल रियलिटी से मिलके एक साथ जुड़े हैं और वो मिलके एक सिंगुलर गोल के ऊपर काम कर रहे हैं। और जैसे ही मैंने उन लोगों को जाके विजिट करा तो उन लोगों ने तुरंत ही मुझे अपने आप को उस काउंसिल को ज्वाइन करने के लिए कहा, लेकिन अभी तक मैंने इसके ऊपर अपना फैसला नहीं किया है। अगस्त 23, फेलियर, काउंसिल जो है वो मुकम्मल तौर पे गिर चुकी है। वहाँ पे चीज़ें बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं चल रही हैं जिस तरीके से मैंने सोचा था कि वहाँ पे सब कुछ चल रहा है। जबकि वहाँ की अगर अकॉम्प्लिशमेंट की बात की जाए, खासकर एग्रीकल्चर की, तो वो बहुत ही
लेकिन वहीं से वेलेरिया बोलती है ज़रा एक मिनट रुक जाओ, मुझे क्या तुम डिफाइन करना चाहोगे कि तुमने अभी अभी कहा कि जैसा मैंने सोचा था वो बिल्कुल वैसा नहीं हुआ। तो अगली बार हम देखते हैं कि वो होलोग्राम बताता है वो काउंसिल जो है कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, वहाँ पे वेरियस रीड जो हैं वो अलग अलग पावर सेट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि किसी भी एक इंडिविजुअल के लिए इस्तेमाल करना वो बहुत ही अलग किस्म की बात है। वो सारे के सारे लोग वहाँ पे सिर्फ 2 ही ट्रेड्स को शेयर कर रहे हैं और उसके अलावा वो कुछ नहीं सोचते हैं। सबसे पहला कि उनका सिर्फ एक ही यूनिफॉर्म डिजायर है कि उन सबको मिल के हर चीज़ का सोल्यूशन निकालना है, टू सॉल्व एवरीथिंग। और उनका जो दूसरा ट्रेड है जो कि उन सबके अंदर कॉमन है वो ये है कि वो हर एक चीज़ को अबेंडन करने के लिए तैयार हैं, हर एक चीज़ को, जिसका मतलब उनकी अपनी फैमिलीज, उनके अपने गोल्स, उनके अपने बच्चे, उनका हर चीज़ जो दुनिया के अंदर उनको अजीज़ है वो सब को छोड़ने के लिए तैयार हैं, सिर्फ इसीलिए ताकि वो अपने इस एक गोल को जो है फॉलो कर सकें और दुनिया के अंदर हर चीज़ को सॉल्व कर सकें। मुझे सूदन की बात को सुनना चाहिए था जब उसने मुझसे कहा था कि मुझे इस मशीन को कभी बिल्ड करना ही नहीं चाहिए। तो उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे इस होलोग्राम के अंदर हमें मिस्टर फैंटास्टिक की सारी थॉट्स, उनका सारा का सारा जो थिंकिंग है वो आज पता चली कि आखिरकार उन्होंने जब इस ब्रिज को बनाया तो उसके बाद उनका क्या सोचना है इसके ऊपर। और वेलेरिया ये सारी की सारी बातें चुपके से सुन रही है और कहती है कि ओह डैड, मेरे ख्याल से मॉम ये जब सुनेंगी तो वो आपको जान से मार डालेंगी। लेकिन यहीं से हम लोग सीधा शिफ्ट होते हैं लाइटवेरिया के अंदर, जहाँ पे विक्टर वॉन डूम मौजूद होता है और अपनी खिड़की से बाहर के नज़ारे देख रहा होता है। लेकिन इन्हीं नज़ारों के बीच उसके दिमाग में सोच चल रही होती है और वो सोच उसको डरा रही है, उसके सपनों को हॉन्ट कर रही है। और वो कुछ और नहीं बल्कि वो तब की बात है जब फॉल ऑफ द हल्स और वर्ल्ड वॉर हल्स का इवेंट हुआ था, जब विक्टर वॉन डूम और उसके साथ साथ दूसरे और भी जो इंटेलिजेंट लोग थे इस पूरी की पूरी दुनिया के अंदर, उनको जब इंटेलिजेंसिया ने कैद किया था, उसकी इंटेलिजेंस को उससे चुरा लिया था, तो वो सारे के सारे दर्द को महसूस अभी तक कर रहा है। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताता चलूँ, जो लोग हमें अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं इस पूरे के पूरे चैनल के ऊपर, कि हमने इससे पहले अपने चैनल के ऊपर एक टाइमलाइन के अंदर इवेंट शेयर किया था जो कि वर्ल्ड वॉर हल्क और फॉल ऑफ द हल्स का था, जिसके अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से खतरनाक किस्म के विलन्स का ग्रुप जो कि अपने आप को इंटेलिजेंसिया बोलता है, उसने बेसिकली जो है दुनिया भर के अंदर जो मोस्ट 8 इंटेलिजेंट लोग थे उनको किडनैप करके उनकी इंटेलिजेंस को अपने पास हासिल करने के बारे में सोचा था। ये उनका प्लान था और उन 8 लोगों के अंदर विक्टर वॉन डूम भी शामिल था, क्योंकि दुनिया के 8 इंटेलिजेंट लोगों में वो भी आता है। और इसी तरह जब उस पूरे के पूरे इवेंट के अंदर डूम वहाँ पे मौजूद था तो इंटेलिजेंसिया ने डूम की अच्छी खासी जो है नॉलेज, अच्छी खासी जो उसकी मेमोरीज है, जो उसकी इंटेलिजेंस है, वो उससे छीन ली थी। और इसलिए अब विक्टर वॉन डूम उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है जितना उससे पहले हमें कॉमिक्स में दिखा करता था। और इसी तरह वहाँ पे डूम पलटता और अपने आदमी से कहता है बस अब बहुत हो चुका है, अब इसके बाद कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा, क्रिस्टोफर वर्नांड को समन करो और उसको उसके एग्जाइल से बाहर निकाल के लाया जाए। लेकिन वहीं से वो आदमी कहता है माय लॉर्ड, आप ऐसा नहीं कीजिए, आप अभी भी इस गद्दी के ऊपर बैठ सकते हैं। तो विक्टर बोलता है कि नहीं नहीं, मैं अपना गुरूर अपनी जगह पे रखता हूँ बोरिस, लेकिन अब मैं ये और ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ। ये कमज़ोरी जो कि मेरे इस वक्त दिमाग के अंदर मौजूद है मैं उसको महसूस कर सकता हूँ, और जब तक मैं कमज़ोर हूँ, जब तक मेरे पास मेरी सारी की सारी नॉलेज मौजूद नहीं है, मैं इस गद्दी के ऊपर चैन से नहीं बैठ सकता हूँ। और इसलिए मैं ये गद्दी किसी और को सौंप रखा हूँ ताकि डूम वापसी अपनी सारी की सारी चीज़ों को हासिल कर सके और एक बार दोबारा रिबॉर्न हो। लेकिन वहीं से वो आदमी बोलता है मास्टर, जैसा कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं माय लॉर्ड, मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे अचानक एक पार्टिकल एक्सेलरेशन पाई गई है। ऐसा लग रहा है कि कोई हमारी जगह के ऊपर ट्रांसलोकेट होते हुए आ रहा है। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे दरअसल एक ज़बरदस्त किस्म का पोर्टल खुलता है और वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि वेलेरिया जो है यहाँ पे विक्टर वॉन डूम के पास आती है और कहती है कि व्हाट्सएप। तो वहीं से डूम बैठा हुआ देखता और कहता है यंग लेडी, अचानक बिना बताए इस तरह से आ जाना एक तुम जैसे छोटे बच्चे के लिए भी अच्छा बिहेवियर नहीं मानता हूँ मैं। तो क्या तुम्हारे डैड को पता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो वेलेरिया? तो वहीं से वेलेरिया बोलती एक्चुअली मैं उनकी वजह से यहाँ पे आई हूँ। तो डूम बोलता है कि अच्छा, तो तुम्हारे डैड ने अब ऐसा क्या कर दिया जिसके लिए तुम मेरे पास आई हो? तो वहीं से वेलेरिया बताती है कि मेरे डैड ने एक बहुत ही बुरी मशीन बनाई थी और वो उसके बारे में बताना सबको भूल गए थे। तो आप गैस कीजिए कि उस मशीन को किसने तलाश कर लिया होगा। तो वहीं से डूम पूछता है अच्छा, अगर जब तुमने उसको डिस्कवर कर ही लिया है तो तुम मुझे ये भी बताती चलो कि आखिरकार जब तुम इस तरह की चीज़ को डिस्कवर करते हो तो उसके बाद तुम्हारा प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, तुमने इसके बाद क्या किया? तो वहीं से वेलेरिया मुस्कुराती है और कहती है हाँ, यही ठीक सवाल मैंने अपने आप से भी करा था कि आखिरकार अगर अंकल डूम यहाँ पे होते तो वो क्या करते। और हमें दिखाया जा रहा था कि किस तरीके से वेलेरिया उस मशीन के पास सिर्फ जाके उसकी नॉलेज नहीं ले रही थी बल्कि उसने उस मशीन यानी कि द ब्रिज को एक्सेस भी किया था। और अगले बार हम देखते हैं कि वेलेरिया वहाँ पे उस मशीन के अंदर घुसती है जहाँ पे वो सीधा काउंसिल ऑफ रीड के उस पूरे के पूरे टेम्पल जैसी जगह के अंदर पहुँचती है, जहाँ पे वो जाके देखती है कि यहाँ पे सारे के सारे मैड सेलेस्टियल्स जो थे उन्होंने इन सारे के सारे रीड टीचर्स का काम तमाम कर दिया है, जहाँ पे इन्फिनिटी गॉन्टलेट्स मट्टी के धूल के अंदर पड़े हुए हैं। और अगले पल वो वहाँ से अंडरग्राउंड के अंदर जाती है जहाँ पे ज़बरदस्त किस्म से सारे के सारे डूम्स को कैद करके यहाँ पे रखा गया है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे वेलेरिया के ऊपर वो सारे के सारे डूम्स अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ से खतरनाक किस्म का ब्लास्ट आके उस डूम को गिराता है। और हम देखते हैं कि अभी भी इस काउंसिल के अंदर कुछ रीड जो हैं वो जिंदा बच चुके हैं। और इसी तरह वो सारे के सारे रीड्स वेलेरिया की तरफ देखते हैं और वेलेरिया उनकी तरफ देखती है और वेलेरिया सीधा उनको इस काउंसिल ऑफ रीड से निकालते हुए ले जा रही होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे मैड सेलेस्टियल्स अब दोबारा पहुंच चुके हैं इनकी प्रेजेंस को सेंस करते हुए और इस पूरी की पूरी काउंसिल को वो दोबारा से मिटाने वाले हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे एक रीड टीचर जिसके पास स्टार, ब्रांड और नोवा जैसी पावर्स मौजूद हैं, वो इन पूरे के पूरे सेलेस्टियल से मुकाबला करता है। लेकिन ये सेलेस्टियल्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं और अगले पल वो अपनी एक ही बीम के साथ वहाँ पे 2-2, 3-3 रीड टीचर्स का नाम और निशान मिटा देता है।
और अगले पल हम देखते हैं कि वैलेरिया रिचर्ड वहाँ पे 4 रीड रिचर्ड्स को लेकर इस ब्रिज के आर पार आती है अपनी इस यूनिवर्स के अंदर, और अगले पल वो इस पूरे के पूरे ब्रिज का दरवाजा बंद कर देती है। यानी कि वैलेरिया रिचर्ड्स ने वहाँ पे काउंसिल ऑफ रीड्स के अंदर जाके इन 4 रीड रिचर्ड्स को बचा लिया है, जिसमें से एक हमें बिल्कुल प्रोफेसर चार्ल्स एक्सेवियर जैसे नजर आ रहे हैं और बाकी मिस्टर फैंटास्टिक जैसे हैं जिनके पास कुछ अलग अलग डिफरेंट पावर्स मौजूद हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें कोई भी डायलॉग वगैरह नहीं सुनने को मिला है, ना ही कोई देखने को मिला है, बस हम देखते हैं कि यहाँ पे इनके रिएक्शंस हमें दिखाए जा रहे हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि जैसे कि चारों के चारों रीड रिचर्ड्स यहाँ पे पहुंचते हैं तो वो फौरन से अपनी डिवाइस को खोल के मैप के अंदर अलग अलग लोकेशंस को पॉइंट कर लेते हैं, और उस लोकेशंस को टैग करने के बाद वो सारे के सारे यहाँ से टेलीपोर्ट होकर गायब हो जाते हैं। तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि अब जैसा कि फैंटास्टिक 4 की जिंदगी के अंदर पहले ही कम मसले चल रहे थे, यानी कि हम बात करें यहाँ पे उन 4 सिटीज़ के मसले के ऊपर, इन ह्यूमंस वाले के मसले के ऊपर, हाई एवोल्यूशनरी की सिटी वाले मसले के ऊपर, एटलांटिस वाले मसले के ऊपर, फ्रैंकलिन रिचर्ड की पावर आने वाले मसले के ऊपर, वैलेरिया का तेज दिमाग इतना तेज क्यों चल रहा है उस वाले मसले के ऊपर, अब हमारे पास नया मसला यहाँ पे ये आ गया है कि आखिरकार वैलेरिया इस यूनिवर्स के अंदर 4 रीड रिचर्ड्स को और ले आई और न जाने अब वो बिना बताए कहाँ पे गायब हो गए हैं, जो कि आगे चल के हमारी पूरी की पूरी स्टोरी में बताया जाएगा। और वहीं से डूम पूछता है, अच्छा तो इस सब को पता लगाने के बाद तुमने इस मशीन से क्या सीखा? तो वहीं से वैलेरिया बोलती है कि मैंने इस मशीन को चलाने के बाद और वहाँ पे जाने के बाद बस यही सीखा कि मेरे फादर ने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। और वैलेरिया बोलती है कि जब मेरे डैड के पास 2 डिसीजंस मौजूद थे, जिसमें एक उनके पास अपनी पर्सनल हैप्पीनेस थी और दूसरी तरफ पूरी की पूरी दुनिया की अच्छाई, तो आखिरकार उन्होंने इस डिसीजन के अंदर इतना ज़्यादा क्यों सोचा और उन्होंने इतना ज़्यादा सेल्फिश डिसीजन कैसे ले लिया, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो हम देखते हैं कि वैलेरिया यहाँ पे ये बात कर रही है कि उसके फादर ने उसके पास घर आके बहुत बड़ी गलती कर दी है, बल्कि उनको काउंसिल ऑफ रीड्स में जाके उनको बचाना चाहिए था, उनकी मदद करनी चाहिए थी। जो कि आप देख रहे हैं कि वैलेरिया क्योंकि उसका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ है तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है लॉजिकली सोचती है। लेकिन यहीं से डूम बोलता है, आज के दिन मैं वो सही आदमी नहीं हूँ जिससे तुम्हें ये सवाल पूछना चाहिए, आज के दिन मेरे अंदर कुछ बदल चुका है, तो बताओ कि तुम मुझसे क्यों मिलने के लिए आई हो बच्ची? तो वैलेरिया बोलती है कि ऑल होप लाइज इन डूम। तो वहीं से डूम बोलता है कि एक्सक्यूज मी, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तो वहीं से वैलेरिया बोलती है मैं आपके पास इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि बहुत जल्द मेरे फादर को आपकी मदद की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से आपको याद होगा कि फ्यूचर के फ्रैंकलिन रिचर्ड ने आके वैलेरिया से बातें करी थी और उसको बस यही कहा था कि ऑल होप लाइज इन डूम, और इसी वजह से वैलेरिया यहाँ पे डूम के पास आई है और बता रही है कि किस तरीके से फ्यूचर के अंदर बहुत जल्द मिस्टर फैंटास्टिक को विक्टर वॉन डूम की मदद की ज़रूरत पड़ सकती है और इसलिए उसको उनकी मदद करनी होगी। लेकिन इसी तरह हम यहाँ से फैंटास्टिक 4 के पास शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि सूजन और मिस्टर फैंटास्टिक लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं उन सारे के सारे लोगों से, और हम देखते हैं कि बैन ग्रिम यहाँ पे अजीब गरीब रूप में आ जाता है और सू कहती है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ रीड, लेकिन जरा बैन की तरफ देखो। तो बैन बोलता है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें पता है ना कि इस जगह के अंदर अजीब गरीब रेडिएशंस मौजूद है जिन्होंने इन लोगों को इवॉल्व किया है, वही रेडिएशंस मेरा ये हाल कर देती हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, पिछली बार भी 1 से 2 घंटे के अंदर वापसी में सही हो गया था। तो मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं कि एक्चुअली बैन हम इस बारे में अभी तक नहीं जानते कि इसके लंबे असर से क्या असर हो सकता है। जॉनी आखिरकार तुम्हें यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? तो जॉनी बोलता है कि यहाँ पे मुझे बिल्कुल वही नजर आ रहा है जो तुमने सोचा था रीड। उन्होंने इस एवोल्यूशनरी इंजन को जो है एक्सपेंड कर दिया जो कि इस पूरी की पूरी सिटी को कंट्रोल करती है। ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से उन्होंने एवोल्यूशन को बढ़ाने की कोशिश करी है तो उनका पूरा का पूरा इंजन जो है वो क्रिटिकल मास के ऊपर पहुंच चुका है। तो वहीं से मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं इसका मतलब तो ये है कि अगर ये धमाका हुआ और इस इंजन की सारी रेस फैल गई तो यही एवोल्यूशनरी इफेक्ट इस पूरे के पूरे 100 ऑफ माइल्स तक फैलता हुआ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब हमें यहाँ पे हल्का हाथ रखने की जरूरत नहीं है, हमारे पास वक्त बहुत ज्यादा कम है। सूजन क्या तुम इतनी बड़ी फोर्स फील्ड बना सकती हो जो कि इस पूरी की पूरी सिटी को अपने अंदर एनवेलप कर सके? तो सूजन बोलती है कि हाँ मैं ट्राई तो जरूर कर सकती हूँ। और अगले बार हम देखते हैं कि सूजन वहाँ पे बेसिकली एक इतनी बड़ी फोर्स फील्ड को बनाती है जो कि इस पूरे के पूरे सिटी को जो है अपने अंदर कैद कर लेती है और कहती है कि जरा जल्दी करो, मैं इसको ज्यादा लंबे टाइम तक होल्ड करके नहीं रखने वाली हूँ। और वहीं से मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं कि जॉनी बहुत बढ़िया, हमने इस पूरी की पूरी सिटी को कैद कर लिया है, अब अपना फुल नोवा ब्लास्ट ऑन करो और जितनी भी ऑक्सीजन हवा के अंदर मौजूद है सब कुछ जला के राख कर दो। और अगले पल हम देखते हैं कि उस पूरे के पूरे बबल के अंदर वहाँ पे जॉनी स्टॉर्म जो है अपना नोवा ब्लास्ट करता है जिसकी वजह से वहाँ पे एक जबरदस्त किस्म का धमाका होता है। तो वहीं से बैन बोलता है तो अब हमें क्या करना है? तो मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं कि अभी के लिए हमने उनकी डिवाइस को डिसेबल कर दिया, इसका मतलब कि अब हमें कोई खतरा नहीं होने वाला है उनसे, और उसके बाद जाके मुझे यहाँ के रूलिंग काउंसिल के आदमी से बात करनी होगी कि अच्छे नेबर्स की तरह कैसे रहा जाता है। और इसी तरह हम दोबारा फैंटास्टिक 4 के साथ बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो अपने मिशन से लौट आए हैं। और जॉनी बोलता है कि देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ यार, हम इस वाले लुक को मार्केट के अंदर बहुत चला सकते हैं, मतलब बैन का ये अजीबो गरीब लुक खिलौनों के अंदर बहुत ज्यादा बिकने वाला है, हम काफी पैसा कमा सकते हैं। लेकिन बैन बोलता है कि जॉनी आई स्वेयर मैं तुम्हें जॉन से मार डालूंगा। लेकिन वहीं से फ्रैंकलिन आकर कहता है कि अंकल बैन। तो वहीं से वो लोग एक दूसरे से मिलते हैं और काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वैलेरिया भी यहाँ पे आती है, अपने डैड और अपनी मॉम से मिलती है। लेकिन वहीं से मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं क्या तुमने सबको एक लाइन के अंदर रखा था जब हम यहाँ से गए हुए थे, क्या तुमने सबके ऊपर सही से नजर रखी है ना? तो वैलेरिया बोलती है कि हाँ हाँ बिल्कुल। तो मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं क्या यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ मेरे जाने के बाद जिसके बारे में मुझे पता होना चाहिए, मतलब एनीथिंग एक्साइटेड? तो वहीं से वैलेरिया उनकी तरफ देख के मुस्कुराती है लेकिन उनको बताती कुछ नहीं है कि उसने मिस्टर फैंटास्टिक के सारे सीक्रेट्स को निकाल लिया है। और इसी तरह हम दोबारा वैलेरिया की उसी कन्वर्सेशन के ऊपर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो डूम से मिलने के लिए आई होती है।
और डूम बोलता है आखिरकार तुम्हें क्यों लग रहा है कि डूम जो है वो रीड रिचर्ड्स की मदद करेगा। तो वैलेरिया बोलती है कि देखो ऑनेस्टली जब मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि तुम उसकी मदद क्यों करोगे, लेकिन अब जब मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने खड़ी हूँ तो मैं काफ़ी गौर से देख रही हूँ तो मैं इस बात को बता सकती हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। तुम्हारी आंखों का रिस्पॉन्स वो काफ़ी ज़्यादा डिलेट नज़र आ रहा है, तुम्हारी सांसें कुछ अजीब व गरीब तरीके से चल रही हैं और तुम्हारा सीधा हाथ वो बार बार काँप रहा है। लगता है कि तुम अभी कुछ टाइम पहले एक ब्रेन डैमेज से सफ़र करके गुजरे हो। क्या मैंने ठीक कहा? तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे वैलेरिया रिचर्ड्स ने सिर्फ डूम को देख के ये बता दिया कि उसके साथ क्या क्या हुआ था, और ये देख के डूम को फौरन से वही ख्याल आ जाता है, वही नाइटमेयर, और कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तो वैलेरिया बोलती है कि फिर ठीक है ना, हो गया सौदा, मैं तुम्हें तुम्हारी सारी की सारी इंटेलिजेंस को वापसी लौटाने में तुम्हारी मदद करूंगी, यानी जिस तरह से तुम नॉर्मली रहते हो, और इसके बदले में तुम्हें मेरे फादर की मदद करनी होगी। तो बताओ क्या अब हमारी बीच डील होती है? और उसी तरफ देखते कि डूम वहाँ पे वैलेरिया से हाथ मिलाता और कहता है कि बिल्कुल अब हमारी बीच डील होती है। तो आप देख रहे हैं कि कितने जबरदस्त तरीके से यहाँ पे वैलेरिया रिचर्ड्स ने विक्टर वॉन डूम से जाके डील कर ली, जो कि एक ऐसा आदमी है जिससे हीरोज भी बात करने से पहले 100 दफा सोचते हैं। और एक बच्ची जो कि 10-11 साल की, उसने विक्टर वॉन डूम से एक डील कर ली कि वो उसकी फादर की मदद करेगा। और आपको पता ही होगा कि विक्टर वॉन डूम और रीड रिचर्ड जानी दुश्मन है एक दूसरे के। तो इसी तरह मिस्टर फैंटास्टिक दोबारा पूछते हैं कि वेल एनीथिंग, क्या यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो कि मुझे पता होना चाहिए? तो वहीं से वैलेरिया मुस्कुराते हुए कहती है कि नहीं डैड, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ जो कि मैं हैंडल ना कर सकूं। वेलकम होम डैड। लेकिन इसी तरह हम लोग यहाँ से कहीं और शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हमारी कहानी किसी और के पास नहीं बल्कि सिल्वर सर्फर के पास शिफ्ट होती है। और हमें बताया जाता है कि किस तरीके से एक सबकॉन्शियस थॉट ने जो है नॉरन रीड को जो है इस तरफ खींच लाया है। द सिल्वर सर्फर को इस जगह के ऊपर आना नहीं था, लेकिन न जाने एक ऐसी थॉट, एक ऐसी फीलिंग जो है वो उसको इस जगह के ऊपर खींच लाई है। उसको अपने दिमाग के अंदर महसूस हो रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसी फेमिलियर चीज है जो कि इसको यहाँ तक लेकर आई है, पुलिंग हिम ऑफ सेंटर एंड अवे। ऐसा लग रहा है कि वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स के अंदर है और वो उसकी तरफ खुद ही खींचा चला आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये एक तरह का ब्लैक होल है और वो उसके अंदर चला जा रहा है। और यही पूरी की पूरी चीज, यही पूरी की पूरी फीलिंग सिल्वर सर्फर को यहाँ पे जमीन के नीचे ले आई है, इस जमीन के मट्टी के नीचे जहाँ पे कुछ दफन हुआ है, कुछ ऐसा जिसको सोचना भी उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जमीन के नीचे कुछ ऐसा दफन हुआ है जिसको देखने के बाद सिल्वर सर्फर वो ऐसा सोच भी नहीं सकता था कभी कि वो देखेगा। और उसको देखने और समझने के बाद सिल्वर सर्फर के मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकला और वो कहता है अनएक्सेप्टेबल। क्योंकि हम देखते हैं कि सिल्वर सर्फर को यहाँ पे कुछ और नहीं बल्कि अपने मास्टर यानी कि गैलेक्टस की बॉडी जमीन के अंदर दफन हुई नजर आ रही है। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि आखिरकार गैलेक्टस को मारा किसने और उसकी बॉडी जमीन के अंदर क्यों दफन हुई है। तो इन सारी की सारी बातों के जवाब मैं आपको हमारे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जरूर दूंगा। टू बी कंटिन्यूड।